आज जब मनमोहन सिंह नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो अमेरिका जैसा मुल्क रेड कारपेट बिछाकर। सर अपन अमेरिका की बात नहीं करते, अपन बात करते हैं अपने इंडिया की बात करते हैं, और खास तौर से उनके पूरे महाराष्ट्र की बात करते हैं कि आप मानते हैं या नहीं मानते कि 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बढ़ गया है? क्या कहना चाहते हैं? मेरा एकदम सेकुलर सवाल है आपसे, उसका आप क्या जवाब देते हैं, यस या नो? भाई साहब, जितने गदर में मौतें हुई हैं, जब नहीं ना सर, फिर आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं सर, मेरे सवाल से भटक रहे हैं जमाल सिद्दीकी साहब, आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये है 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ज्यादा बढ़ा गया या नहीं, बस इतना ही मेरा प्रश्न। 2014 से पहले आप कोई भी राज्य में जाएं, कोई भी जिले में जाएं, दंगे होते थे। दंगा मुक्त राज्य देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने जो एनआरसी की बात की है, ये सारे फुस फटाके ही तो लोग लाते हैं और हमें गुमराह करते हैं। एनआरसी में क्या बीजेपी से तो शुरुआत हुई इसकी, लेकिन वो कैसा है कि आप जैसे पत्रकार, तो इसके बारे में लोगों को क्लियरिटी करनी चाहिए। एनआरसी क्या है? एनआरसी तो कुछ भी है ही नहीं है। एनआरसी सीए देश में नागरिकता साबित करनी होगी, तभी अल्पसंख्यक मुस्लिम और समुदाय के लोग वो रह पाएंगे, यही है ना? और क्या है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीए जो है वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है जी। एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर है, सिटीजन रजिस्टर है। एनआरसी तो हम किसी पार्टी के विरोध नहीं है, ना हम किसी पार्टी के हैं। हम निष्पक्ष पत्रकारिता आपको यहाँ से कामठी से, नागपुर के कामठी से आपको TNA 24 न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं। जमाल सिद्दीकी के साथ हमारे साथ थे। नमस्कार, TNA 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। आज हम अम्मा की दरगाह पर है। आपने सुना होगा कि ताजुद्दीन बाबा के साथ में एक उनकी सिस्टर रहती थी, जिसे मरियम अम्मा के नाम से जाना जाता है। और आज इस वक्त हम कन्हान के मरियम अम्मा की दरगाह पर है, जो सुनहरी मंजर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ बीजेपी की एक मीटिंग चल रही है, जिसमें टिफ़िन बैठक के नाम से यहाँ आयोजित किया गया है। मैं आपको दिखा दूँ बैनर, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा नागपुर की ओर से यहाँ टिफ़िन बैठक चलाई जा रही है। तो हम पूछना चाहेंगे कि ये टिफ़िन बैठक क्या है और क्या उद्देश्य था यहाँ जमा होने का, क्योंकि ये अम्मा की दरगाह है और यहाँ क्या कारण से यहाँ पे मीटिंग चल रही है और क्या मकसद है। जमाल सिद्दीकी साहब भी यहाँ मेरे साथ मौजूद है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जमाल सिद्दीकी साहब से ही बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आज का क्या मकसद है और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिफ़िन बैठक बुलाने की जो पूरे भारत में योजना बनाई, तो उसका क्या मकसद है। आपका TNA 24 में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज की जो बैठक है, टिफ़िन दिखा दें, टिफ़िन बैठक यहाँ है, तो क्या मकसद है आपका यहाँ? ये मकसद हमारा संवाद का है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, सारी पार्टियों ने एक भ्रम फैलाया है, एक अफवाह फैलाई है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं है, वो भ्रम संवाद के माध्यम से दूर हो, उसके लिए हम जगह जगह बैठ रहे। और हमने तय किया है कि देश भर में मंडल स्तर पर, मतलब तहसील स्तर पर, जो भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो साथ में बैठेंगे, एक दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, इस सोच को हम जो है नीचे तक पहुँचाने का काम करेंगे। और हमें बताएंगे कि जिस पार्टी से हमको डराया जा रहा है, वो पार्टी तो मुसलमानों की बनाई हुई पार्टी है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनाई गई महाराष्ट्र के मुंबई के दादर में, तो जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी मोहम्मद करीम छागला ने की थी। और जब पार्टी बनाई गई तो उसके संस्थापक में स्वर्गीय अटल जी थे, जो पार्टी के अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी जो उसके महामंत्री बने, जनरल सेक्रेटरी काम सरकार कर रही है, उसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं जुड़ाव मुसलमानों से है। आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाला है, इस्लाम में कहा। एनआरसी के बारे में क्या कहेंगे आप? CR एनआरसी की बात में क्या कहेंगे? जो आपने जो एनआरसी की बात की है, ये सारे फुस फटाके ही तो लोग लाते हैं और हमें गुमराह करते हैं। एनआरसी में क्या, बीजेपी से तो शुरुआत हुई इसकी, लेकिन वो कैसा है कि आप जैसे पत्रकार, तो इसके बारे में लोगों को क्लियरिटी करनी चाहिए। एनआरसी क्या है? एनआरसी तो कुछ भी है ही नहीं है। एनआरसी सीए देश में नागरिकता साबित करनी होगी, तभी अल्पसंख्यक मुस्लिम और समुदाय के लोग वो रह पाएंगे, यही है ना? और क्या है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीए जो है वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है जी। एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर है, सिटीजन रजिस्टर है।
एनआरसी तो ये जब एनआरसी आया नहीं तो फिर बीजेपी ने लाया क्यों था, ये भी तो एक सवाल उठता है ना सर। बीजेपी नहीं लाया, ये जो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे, जो मुसलमानों को वोट बैंक रख रहे, जो बीजेपी को दिखाकर, बीजेपी से डरा कर मुसलमानों को वोट लेकर पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, ये इनकी अफवाह है। और सीए जो आया है, जो कानून बना है, उसमें किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है। ऐसा बताया गया कि सीए के माध्यम से एक फ़्लाइट आएगी पाकिस्तान से, उसमें हिंदू भाई आएंगे, और एक फ़्लाइट जाएगी यहाँ से जिसमें मुसलमान को भेजा जाएगा। जबकि ये कांग्रेस का पाप था। ये जो आज चाहे बांग्लादेश से लोग आए हैं, चाहे पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित हुए हैं, ये कांग्रेस का पाप था। कांग्रेसियों ने उस वक्त घुसपैठ को रोका नहीं। जो प्रताड़ित हुए वो भाई यहाँ पर आए। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। आप समझे पहले ये क्या है। ये जो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ के अल्पसंख्यक के धार्मिक रूप से, चाहे वो बांग्लादेश के हो चाहे पाकिस्तान के हों, जब देश का बंटवारा हुआ तो जिस प्रकार से मुसलमान हिंदुस्तान में रहा, हालांकि मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था क्योंकि देश बढ़ गया था इस्लाम के नाम पर, लेकिन यहाँ के हिंदू भाइयों ने हमें रोका। गांधी जी ने कहा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो रहे, उसको पूरा अधिकार मिलेगा। यहाँ हमारे हिंदू भाइयों ने, जो बहुसंख्यक भाई हैं, उन्होंने मुसलमान को सहारा दिया, मुसलमान को सपोर्ट किया, मुसलमान को बराबर का हकदार बनाया, रोजी रोजगार में बराबर का हकदार बनाया। आज मुसलमान यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है, लेकिन वैसे ही पाकिस्तान के हिंदुओं को हमारे जो है गांधी जी ने कहा था कि जो वहाँ रहना चाहते हो रहो, तुमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। और उसके लिए जो लियाकत वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि पाकिस्तान वहाँ के अल्पसंख्यक जो हैं उनकी रक्षा करेगा। लेकिन वहाँ के पाकिस्तान के नालायकों ने हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया। वहाँ जो धर्म के नाम पर लोगों को दंगे करवाए, लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन करवाए। जो वहाँ पर हिंदू 30% था जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, वो 3-4% बच गए हैं। जो लोग प्रताड़ित होकर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद उनको नागरिकता नहीं मिली, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने देश के हैं। जब हिंदुस्तान बंटवारा नहीं हुआ था तो एक ही देश था। जो यहाँ आना चाहिए था उस वक्त चोरी से आए, चाहे पासपोर्ट लेकर आए, वीज़ा लेकर आए, लेकिन वापस नहीं गए। जो यहाँ बिना नागरिकता के हैं, बिना देश के हैं, बिना पहचान के हैं, उनको पहचान मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया कि 2014 से पहले जितने लोग यहाँ पर आए हैं। सर 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम भी तो बहुत हो रहा है। 2014 के बाद से ये शुरुआत हो हिंदू मुस्लिम की, वरना इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्या नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसे एक इंसानियत के नाते बताइए कि 2014 के बाद में ये मामले सामने आए या नहीं आए? मैं हाँ या ना। मेरी बात सुनोगे तो समझोगे ना। अभी तुमको भी नहीं मालूम सीए क्या है, मैं समझा रहा हूँ, इसको समझ लो। तो मुझे पता है सर, नहीं पता है, इसीलिए तुमको पता हो तो 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हमारी सरकार ने कहा उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। उसके पोते हिंदुस्तान में हैं लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, उसके पास कोई मुल्क नहीं है। तो जो हमारे यहाँ के हकदार थे, जो नेहरू जी ने कहा था, जो पंडित नेहरू ने एग्रीमेंट किया था, जो गांधी जी ने वादा किया था, उस वादे की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी हुकूमत ने ये कानून बनाया कि जो लोग बिना मुल्क के हैं, बिना पहचान के हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उनको नागरिकता दिया जाएगा। वो लोग जो 2014 से पहले आ चुके थे, 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी, उनको पहचान। अगर जिस हिंदू भाई ने यहाँ पे हमको रोका, आज अगर हमारे पूर्वज हैं, अगर हमारे किसी हिंदू भाई ने हमको नहीं रोका होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। वो अगर हिंदू भाई यहाँ पर, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में बहुत मोहब्बत है आज भी है, तो इसमें मुसलमान को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुसलमान को डराया गया। कुछ पत्रकार भी आपके जैसे लोग थे, कुछ नेता भी हमारे जैसे लोग थे, जिन्होंने मुसलमान को डराया कि ये जो सीए कानून बना है इसमें तुमको भाजपा, सर भाजपा नहीं डराती है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करती है भाजपा। आप सवाल पूछते हो, सवाल सुनो ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इसमें जो है तुमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये जो मुसलमान है वो आंदोलन करने लगा, लेकिन जब उसके समझ में आया कि ये तो हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। जो हिंदू भाई वहाँ से आए हुए हैं वो उनको नागरिकता दी जा रही है, उन्होंने उसका स्वागत किया। और ऐसा नहीं है, पाकिस्तान से कोई मुसलमान भी आना चाहता है उसको भी नागरिकता दी गई, चाहे वो सलमा आगा हो, चाहे अदनान शामी हो। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको नागरिकता दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी की तो सोच है कि हम पूरे पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लें। हम तो सबको साथ मिलाना चाहते हैं।
आए हमारे साथ, कांग्रेस मिले, हम तो सबको चाहते हैं साथ मिलाना। तो ये जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने वाली ताकतें हैं, इन लड़ाने वाली ताकतों से हम ऐसे बैठके करके, ऐसे संवाद करके, ऐसे आपस में मिलकर हम उसको दूर करना चाहते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर रहा है। पहले जब मनमोहन सिंह जाते थे तो कपड़े उतार कर उनके चेक किए जाते थे। आज जब मनमोहन सिंह नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो अमेरिका जैसा मुल्क रेड कारपेट बिछाकर। सर, अपन अमेरिका की बात नहीं करते, अपन बात करते अपने इंडिया की बात करते हैं, और ख़ास तौर से पूरे महाराष्ट्र की बात करते हैं कि आप मानते हैं या नहीं मानते कि 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बढ़ गया है? क्या कहना चाहते हैं? मेरा एकदम सेकुलर सवाल है आपसे, उसका आप क्या जवाब देते हैं, यस या नो? भाई साहब, जितने गदर में मौतें हुई हैं, जब नहीं ना सर, फिर आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं सर, मेरे सवाल से भटक रहे हैं। जमाल सिद्दीकी साहब, आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये है, 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ज्यादा बढ़ा, हमारे भाईचारे को खत्म किया गया या नहीं? बस इतना ही मेरा प्रश्न। 2014 से पहले आप कोई भी राज्य में जाएं, कोई भी जिले में जाएं, दंगे होते थे। दंगा मुक्त राज्य देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होते थे, जमीन में कोयला का भ्रष्टाचार, आसमान में स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचार, सड़क में जो है गिट्टी रेती का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, पहली बार लोगों को ऐसा लगा है। पहली बार जब ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, 10 पैसा गाँव में पहुँचता है। पहली बार 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया डायरेक्ट गांव में पहुंचता है। जनधन के माध्यम से खाते खुलवाकर गरीब को पहचान देने का अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, ये सिर्फ दंगे की बात करती है, ये सिर्फ लड़ाने की बात करती है। वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का काम इन्होंने किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के माध्यम से देश को एक करने का काम किया है। इसी संदेश को हम लोग इस बैठक के माध्यम से लोगों तक ले जाकर काम कर रहे हैं। देखिए, पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप तो बिल्कुल लगाती है, और जायज़ है लगाना। क्यों कि उनकी पार्टी का मसला होता है, पार्टी में काम करने का मसला होता है, पद का भी मसला होता है। इसीलिए एक दूसरी पार्टी में लगाना आरोप ये कोई बड़ी बात नहीं है, और लगते रहते हैं। हम किसी पार्टी के विरोध नहीं है, ना हम किसी पार्टी के हैं। हम निष्पक्ष पत्रकारिता आपको यहाँ से कामठी से, नागपुर के कामठी से आपको TNA 24 न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं। जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे और हम बात करेंगे। क्या नाम है आप साहब? एजाज देशमुख। एजाज देशमुख साहब, आपने टिफ़िन बैठक यहाँ लिया है। इससे बेहतर होता है कि आप जो टिफ़िन लाए वो गरीबों में बांट देते हैं, वो बेस्ट होता था, क्योंकि आप यहाँ टिफ़िन ला के खाने की बात कर रहे हैं जहाँ तक, और इससे अच्छा होता कि वो गरीबों को दे दे तो एक और अलग मैसेज जाता था। ये मेरा मत है, आप क्या कहना चाहते हैं? शायद आप नागपुर में या नागपुर से बाहर अपनी आँख खुलकर अगर देखें या अपने साथी पत्रकारों से मालूमात ले तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे ने लॉकडाउन के पीरियड में हज़ारों तो नहीं लाखों की तादाद में लोगों को टिफ़िन पहुंचाना और खाने पहुंचाने का इंतज़ाम किया है। अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का जो है तो पैगाम देती है। हर महीने में हमारे पास बैठक होती है, हर हफ्ते हमारे पास बैठक होती है, किसी ना किसी प्रोग्राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचती है। जमाल सिद्दीकी साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा पार्टी का काम देते हैं, मगर उनको एक ऐसा इंटरटेनमेंट पहुंचाए जिससे उत्साह भी बढ़े और एक मित्रता का वातावरण पैदा हो। हम अपने टिफ़िन घर से लेकर आए, एक साथ बैठकर खाए और पार्टी के विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करें और समाज की उन्नति के लिए। ये तो अम्मा की दरगाह है, फिर यहाँ क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको मीटिंग लेने की? भारतीय जनता पार्टी एक यानी आस्था का प्रतीक है ये। तो यहाँ से एक मैसेज आपने लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये किसी एक जात की पार्टी नहीं है। चाहे वो किसी मंदिर में जाती है तो किसी दरगाह में भी जाकर जो है तो अपना प्रोग्राम लेकर लोगों तक पहुँचाती है। ये एक आपको सबूत दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट दरगाह में आकर हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ बुलाकर टिफ़िन पार्टी कर रहे हैं, आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और लोगों के कल्याण का एक मैसेज दे रहे हैं। ये उसका उत्तम सबूत आपको आज के अम्मा की दरगाह के अंदर टिफ़िन बैठक के रूप में आपको मिलेगा। बिल्कुल, मैंने कहा आपसे कि यहाँ टिफ़िन बैठक
भाजपा पार्टी यानी बीजेपी पार्टी ने रखा है। और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब भी मौजूद है, एजाज साहब भी मौजूद है और कई ऐसे मान्यवर यहाँ मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि अगर अच्छा होता कि ये टिफ़िन किसी गरीबों को दे दिया जाए या बांट दिया जाए तो वो एक और पार्टी की तरफ से अच्छा मैसेज जाता था। तो एक टिफ़िन बैठक यहाँ की गई है। तो मैं कहूँगा कि भारत जो है हमारे एकता और अखंडता का प्रतीक है। हिंदुस्तान हमारा भारत, और इस भारत में सभी गुल खिलते हैं, सारे समाज के लोग मिलते हैं और उससे खूबसूरत भारत का एक सहजा बनता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख, नागपुर।